हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी केमिस्ट्री टीचर शालिनी जैन। वेलकम टू ब्लूप्रिंट डिजिटल। जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। पिछले वीडियो के अंदर मैंने आपको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बारे में बताया था। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के अंदर हम दो मिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट करते हैं, दो मिसिबल कंपोनेंट्स को सेपरेट करते हैं बेस्ड ऑन द डिफरेंस ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। यानी कि अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होने की वजह से उनको डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट पे हम उन्हें सेपरेट कर सकते हैं बाय हीटिंग देम। ठीक है, क्योंकि जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो पहले सेपरेट हो जाएगा और जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा वो बाद में सेपरेट होगा। ठीक है, तो अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर इज़ वन ऑफ द मेजर एडवांटेज ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो मैंने आपको बताई थी। और दूसरी मेजर एडवांटेज बताई थी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम। उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स जैसे कि डीजल, पेट्रोल, इन सबको अलग करने का तरीका होता है। अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर, ठीक है, पहले बात करते हैं एयर। एयर क्या है? एयर इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ गैसेस। एयर गैसेस का होमोजीनियस मिक्सचर है। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है बच्चों? आपको मैंने बताया था, जिसके अंदर यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होते हैं, जिसके कंपोनेंट्स हमारे को अलग अलग दिखाई नहीं देते। ठीक है, दे आर यूनिफॉर्मली मिक्स, टोटली एक दूसरे के अंदर मिक्स होते हैं। तो एयर इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ गैसेस। और कौन कौन सी गैसेस प्रेजेंट हैं? देयर आर सो मेनी गैसेस प्रेजेंट। ऑक्सीजन, आर्गन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वेपर्स होते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो अब क्या होता है कि इन सारे कंपोनेंट को सेपरेट हम किसके बेसिस पे कर रहे हैं? ऑन द बेसिस ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, इस प्रॉपर्टी के बेसिस पे, क्योंकि सारे गैसेस का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है। ओके, नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, सबसे पहले हम इस एयर को, जो एयर नॉर्मल एयर होती है, उसको हम फिल्टर के थ्रू पास करते हैं। आप ये चैम्बर्स देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। मैंने ये एक चैम्बर्स का जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन चैम्बर होता है इनका पूरा, वो मैंने यहाँ पर शो किया है ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये एनसीईआरटी बुक में भी गिवन है आपकी। तो सबसे पहले हम एयर को कंप्रेस करते हैं और कूल करते हैं। ठीक है, फिल्टर कर लिया। फिल्टर करने से क्या होता है? एयर को फिल्टर करने से क्या होता है कि सारे डस्ट पार्टिकल्स जो हैं उसके अलग हो जाते हैं। उसके बाद जो वो फिल्टर्ड एयर होती है, फिल्टर्ड एयर को हम कंप्रेस करते हैं एंड कूल करते हैं। अब कंप्रेस कैसे करेंगे? पार्टिकल्स को क्लोज कैसे लाएंगे? बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर एयर कैन बी कंप्रेस्ड। ठीक है, एंड बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, और टेम्परेचर को डिक्रीज करके। ठीक है, अब टेम्परेचर डिक्रीज करने से क्या होगा? कूल डाउन होनी शुरू हो जाएगी एयर, और इतना कूल डाउन करेंगे कि उसका टेम्परेचर नीचे जाता जाए, 0 डिग्री, -1, -2, -3, ऐसे नीचे की तरफ जाता जाएगा। तो सबसे पहले जो इसमें से गैस सेपरेट होती है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसमें से सेपरेट होके अलग हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ ड्राई आइस। हम पढ़ चुके हैं कार्बन डाइऑक्साइड इज अ सब्लाइम सब्सटेंस। सब्लाइम सब्सटेंस होता है यानी कि जो डायरेक्टली सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, फ्रॉम गैसियस फॉर्म टू सॉलिड फॉर्म। और इसकी कार्बन डाइऑक्साइड की जो सॉलिड फॉर्म होती है उसे हम क्या कहते हैं? ड्राई आइस। तो ड्राई आइस इज ऑब्टेन्ड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्टेन होती है ड्राई आइस की फॉर्म में। अब इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो गई, और आपको तो पता ही है वाटर भी फ्रीज हो जाता है 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो जब हम इसे कूल डाउन करना शुरू करते हैं उससे पहले वेपर आइस भी कन्वर्ट हो जाती है, जो वाटर भी कन्वर्ट हो जाता है आइस में। तो वाटर भी, जितना भी वेपर्स एयर के अंदर प्रेजेंट है वो भी अलग हो गया। अब वेपर्स भी अलग हो गए आइस की फॉर्म में, कार्बन डाइऑक्साइड भी अलग हो गई। अब इसके अंदर जो मेन गैसेज रह गई वो रह गई हमारी ऑक्सीजन, आर्गन एंड नाइट्रोजन, जिन्हें हमें सेपरेट करना है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है? ये जो हमारे को लिक्विड एयर ऑब्टेन हुई है। अब लिक्विड एयर का मतलब क्या है? मतलब हम जिस एयर को हमने कूल किया है और कंप्रेस किया है, इसको हम ले जाते हैं -200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। जब ये -200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे पहुंच जाते हैं तो इसे हम कहते हैं लिक्विड एयर। ठीक है, लिक्विफाइड एयर। अब इस लिक्विफाइड एयर को हम क्या करते हैं? वार्म करना शुरू करते हैं, धीरे धीरे गर्म करना शुरू करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे को इसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करना है। और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कैसे होता है? बाय हीटिंग। ठीक है, अब इसको हमने वार्म करना शुरू किया चैम्बर के अंदर। गैसेस सेपरेटेड एट डिफरेंट हाइट। अब इसके अंदर जितनी भी गैसेज हैं, ऑक्सीजन, आर्गन, नाइट्रोजन, ये मेन गैसेज है जो हमें सेपरेट करनी है। तो ये डिफरेंट हाइट्स का मतलब है डिफरेंट टेम्परेचर पे ये ऑब्टेन होनी शुरू होती है। तो सबसे पहले इसमें जो ऑब्टेन होती है दैट इज नाइट्रोजन। सबसे पहले नाइट्रोजन ऑब्टेन होती है, और इसका टेम्परेचर है, बॉइलिंग पॉइंट है -196 डिग्री सेल्सियस। तो सबसे पहले ये अलग होकर निकलती है। उसके बाद निकलती है आर्गन सेकेंड नंबर पे। ठीक है, और फिर थर्ड नंबर पे फॉलो होती है ऑक्सीजन, -183 डिग्री सेल्सियस। अब इनके ऑर्डर आप कहोगे कि मैंने उल्टा क्यों लिखा? मैंने उल्टा इसलिए लिखा है ताकि आपको लर्न करने में आसानी हो। -183, -186,
-196, तो आप 83, 86, 96, ठीक है। तो आपको लर्न करने में आसानी हो इसलिए मैंने ऑर्डर लिखा है, पर सेपरेट सबसे पहले कौन सी होगी, नाइट्रोजन, ठीक है। उसके बाद इनकी परसेंटेज यहाँ पर दिखाई हुई है 20.9, 0.4, 78.1, तो ये इनकी परसेंटेज है जो डिफरेंट एयर के अंदर जिस परसेंटेज में ये गैसेस प्रेजेंट होती है। तो आई होप आपको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर पूरा समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट्स, फ्लो चार्ट की हेल्प से लर्न करना बहुत आसान होता है। एक्चुअली चीज़ें और कॉन्सेप्ट ना दिमाग में बैठ जाते हैं, निकलती नहीं है बातें। और फ्लो चार्ट अगर आप बना के आ जाते हो, आपके पास टाइम की शॉर्टेज है, एग्जाम में भी आप बना के आ जाते हो, तो आपकी टीचर को आपका पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। आप इस फॉर्म में भी एग्जाम में बनाकर आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर आता है तो यू कैन सेपरेट इन दिस वे ऑल्सो, ठीक है। तो पूरा, और अगर आपके पास टाइम है, ज़्यादा टाइम है, तो आप इनको थोड़ा सा सेंटेंस फॉर्म में, पैराग्राफ फॉर्म में एक्सप्लेन कर दीजिए और एंड में ये वाला चार्ट दे दीजिए कि डिफरेंट गैसेस डिफरेंट उस पर हो जाती है। पर अगर आपको स्टेप्स लर्न करने हैं तो हमेशा हर कॉन्सेप्ट को, बेसिकली साइंस के लिए कह रही हूँ, हर कॉन्सेप्ट को आप फ्लो चार्ट की हेल्प से लर्न करिए। कभी भी चीज़ें आपको भूलेंगे नहीं और कॉन्सेप्ट हमेशा आपको दिमाग में रहेगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टिप फॉर यू, ओके। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारा प्योरीफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। हमारे घर पे जो टैप्स में वाटर आता है वो हमारे पास प्योरीफाई होकर आता है। तो वो प्योरीफाई कैसे किया जाता है उसकी पूरी कुछ स्टेप्स होते हैं, ठीक है। ये डायग्राम मैंने यहाँ पर दे रखा है, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये आपकी एनसीईआरटी बुक में भी गिवन है, ठीक है। तो इसमें डिफरेंट चैम्बर्स देख रहे हो आप। तो सबसे पहले जो ड्रिंकिंग वाटर होता है, इम्प्योर ड्रिंकिंग वाटर होता है, वो फिल्टर के थ्रू पास किया जाता है ताकि उसमें से जो बिग इम्प्योरिटीज़ है, जैसे पॉलीथीन बैग, वाटर बॉटल या कुछ स्ट्रॉ है या ब्रांचेज हैं या लीव्स हैं, उनको रोक ले, ठीक है। तो पहले वाटर को फिल्टर किया जाता है so that bigger impurities can be separated. उसके बाद जो फर्स्ट टैंक है, दैट इज सेडिमेंटेशन टैंक, ठीक है, उसके अंदर हम वाटर को पास करते हैं। अब सेडिमेंटेशन का मेथड हमने पढ़ा था अपनी पिछली वीडियो के अंदर कि सेडिमेंटेशन क्या होता है, सेटल डाउन करना। अगर हम वाटर को थोड़ी देर के लिए रख देंगे, अपने घर पे भी अगर हम रख देंगे किसी कंटेनर के अंदर, तो उसकी इम्प्योरिटीज नीचे सेटल डाउन हो जाती है, एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज सेडिमेंटेशन। तो उसमें क्या होता है, जो बिग इम्प्योरिटीज है जैसे सैंड वगैरह है, तो वो क्या होता है, पेबल्स वगैरह भी अगर गलती से आ गए, छोटे छोटे पेबल्स भी आ गए, ठीक है, तो जो बिगर इम्प्योरिटीज है वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगी और जो वाटर होगा वो इन बिगर इम्प्योरिटीज को नीचे छोड़कर आगे नेक्स्ट टैंक में पास कर दिया जाएगा। तो सेडिमेंटेशन टैंक के अंदर क्या होता है, टू अलाउ द सॉलिड्स टू सेटल डाउन, सॉलिड सेटल डाउन हो जाएंगे एंड रिमूविंग ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड, और सस्पेंडेड सॉलिड वहीं रह जाएंगे और बाकी क्लियर वाटर आगे पास हो जाएगा। दिस इज सेडिमेंटेशन। नेक्स्ट होता है हमारा लोडिंग टैंक। लोडिंग टैंक के अंदर हम एलम यूज़ करते हैं, ठीक है, हिंदी में से फिटकरी कहते हैं, ठीक है। एलम यूज़ करते हैं टू रिमूव द कोलॉइडल पार्टिकल्स। कोलॉइडल पार्टिकल्स जो होते हैं हमारे को दिखाई नहीं देते, हमें लगता है वो होमोजीनियस मिक्सचर है। जैसे कि क्ले है, क्ले का एग्जाम्पल देती हूँ। तो जो क्ले होता है उसको अगर हमारे को इससे सेपरेट करना है तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर एलम डाल देते हैं। एलम के अंदर आयंस जो होते हैं वो क्ले के पार्टिकल्स को अपने साथ स्टिक कर लेते हैं। अब क्ले के सारे पार्टिकल्स क्या होंगे, एलम के पार्टिकल्स के साथ स्टिक हो जाएंगे इस तरीके से, ठीक है, इसके ऊपर। तो ये पूरे क्लस्टर बना लेते हैं। अब ये सारे क्ले एलम के साथ स्टिक हो जाएंगे। अब हमारे को और वाटर क्लियर मिलेगा, ठीक है, क्योंकि वो छोटी छोटी इंप्योरिटीज हम फिल्टर नहीं कर सकते, तो हम उसके लिए यूज करते हैं एलम, एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज लोडिंग। तो ये ऑपोजिटली चार्ज आयंस एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं और क्ले के पार्टिकल्स एलम के पार्टिकल्स के चारों तरफ स्टिक हो जाते हैं, ठीक है। और इससे हमारे कोलॉइडल पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स जो होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। थर्ड टैंक है हमारा फिल्ट्रेशन टैंक। आप देख रहे हो फिल्ट्रेशन टैंक जो होता है ये हमारा सैंड, ग्रेवल, ठीक है, कोर्स सैंड, इन सब से मिलकर बनता है। छोटे छोटे पेबल्स को लेकर, सैंड को लेकर। आपने देखा होगा कि जो रिवर वाटर होता है, रिवर वाटर फ्लो करता है तो कितना क्लियर होता है, क्लीन एंड क्लियर होता है। रीज़न क्या होता है, क्योंकि वो बहुत सारी सैंड के थ्रू पास हो रहा है, पेबल्स के थ्रू पास हो रहा है। तो क्या होता है, जो उसके अंदर जो डिजॉल्व इम्प्योरिटीज़ भी हैं वो भी उसको फिल्टर कर देते हैं। तो वो जो सैंड है, ग्रेवल है और पेबल्स हैं छोटे छोटे, वो उसका क्या काम कर रहे हैं, फिल्ट्रेशन का काम कर रहे हैं। रिवर वाटर जो फ्लो कर रहा होता है कितना क्लीन एंड क्लियर फ्लो करता है। तो यहाँ पर हमने वही वाला, हमने इसका कॉन्सेप्ट अप्लाई किया। तो फिल्ट्रेशन टैंक के अंदर हम क्या करते हैं, डिजॉल्व सॉलिड जो उसके अंदर है, वाटर के अंदर डिजॉल्व हो रखा है, अब उसे कैसे सेपरेट करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम उसका फिल्ट्रेशन टैंक का यूज़ करते हैं। और फिल्ट्रेशन टैंक आप देख रहे हो किसका बना हुआ है, ग्रेवल का, सैंड का, कोर्स सैंड का, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को हम यूज़ करके उसका बनाते हैं फिल्ट्रेशन टैंक, एंड वाटर इज पास थ्रू दैट। देन लास्ट इज क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन इज मस्ट।
क्लोरीनेशन के लिए हम या तो क्लोरीन की टैबलेट्स लेते हैं या ब्लीचिंग पाउडर लेते हैं। आपको ये भी पता होगा कि स्विमिंग पूल के अंदर भी इनका यूज़ किया जाता है वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए, ठीक है। अब ये सारी सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ अलग हो गई, कोलॉइडल पार्टिकल्स अलग हो गए और डिजॉल्व इम्प्योरिटीज़ अलग हो गई। अब रह कौन सी गई, जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया भी तो उसके अंदर प्रेजेंट है, जर्म्स भी तो प्रेजेंट है, उसको हम कैसे सेपरेट करें, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं क्लोरीनेशन। उसके लिए या तो क्लोरीन टैबलेट्स का यूज़ होता है या ब्लीचिंग पाउडर का। इट्स एडेड टू किल बैक्टीरिया एंड जर्म्स। तो उससे क्या होता है, बैक्टीरिया और जर्म्स किल हो जाते हैं और हमारे तक जो फिर वाटर आता है उसके बाद वो सप्लाई हो जाते हैं टू होम्स, ठीक है। तो ये 4 प्रोसेसेस से होकर वाटर क्लीन एंड क्लियर होकर हमारे तक पहुंचता है। तो ये अलग अलग टैंक्स हैं, डायग्राम में है, ये मैंने आपको सिंप्लीफाइड वे में बता दिया। तो अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आप ये चारों टैंक के नाम लिख सकते हैं और इनकी एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, प्योरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। ओके स्टूडेंट्स, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस एंड वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर टॉपिक, बिकॉज ये वाला टॉपिक आपको बिगिनिंग करेगा आपके 10th क्लास के सिलेबस की। हम यहीं से स्टार्ट करेंगे 10th में फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। तो ये इसके बेसिक आप यहीं पर क्लियर करके चलिएगा कि बेसिकली फिजिकल और केमिकल चेंज होते क्या हैं। तो देखिए, फिजिकल और केमिकल चेंज को बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं, बट सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस जो आपको दिमाग में रखना है वो फर्स्ट पॉइंट है, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। फिजिकल चेंज के अंदर कभी भी कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है। फिजिकल चेंज के अंदर कभी भी कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है एंड केमिकल चेंज के अंदर न्यू सब्सटेंस और सब्सटेंसेस इज आर फॉर्म्ड। ये सबसे इंपॉर्टेंट बेसिक डिफरेंस है फिजिकल और केमिकल चेंज का, क्योंकि फिजिकल और केमिकल चेंज को अगर हमारे को आइडेंटिफाई करना है तो इन दो इसी पॉइंट के ऊपर आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। सबसे पहले इसी चीज़ को दिमाग में रखिएगा। एक एग्जांपल दे देती हूँ आपको। फॉर एग्जांपल, मेल्टिंग ऑफ आइस, ये फिजिकल चेंज है। अब मेल्टिंग ऑफ आइस फिजिकल चेंज क्यों है भाई? वाटर जो आइस थी वो मेल्ट होके वाटर में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। अब आइस सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, बट जो आइस थी वो भी क्या है, सॉलिड फॉर्म है वाटर की, और जो जब मेल्ट होकर वाटर में कन्वर्ट हुई वो लिक्विड फॉर्म है वाटर की। तो कोई सब्सटेंस तो नया नहीं बना, दोनों वाटर ही रहे, चाहे फॉर्म अलग है बट द सब्सटेंस रिमेन्स द सेम, मीन्स इट रिमेन्स वाटर इन सॉलिड स्टेट, इट रिमेन्स वाटर इन लिक्विड स्टेट। सो नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है आइडेंटिफाई करने का कि फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज। अब जब फिजिकल चेंज होती है तो हमारी इसकी खाली फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो रही है। कैसे? जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस का एग्जांपल ले रहे हैं हम। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या चाहिए? सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, तो फिजिकल फॉर्म चेंज हुई है बस। बट जब केमिकल चेंज होती है तो पूरी केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है। फॉर एग्जांपल, बर्निंग ऑफ कोल लेते हैं। किसी भी फ्यूल को बर्न करोगे, कोल को बर्न करोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर बर्न होता है, ठीक है। तो अब क्या हुआ? केमिकल रिएक्शन हुई, ठीक है। जब कोल को बर्न किया, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना, तो आपस में जब रिएक्ट करा तो क्या नया सब्सटेंस बना? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो सारी केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो गई, ठीक है ना। नया कंपाउंड बन गया, उनकी नई केमिकल प्रॉपर्टीज। सो टोटली केमिकल प्रॉपर्टीज आर चेंज। देन थर्ड, जनरली रिवर्सिबल। ये वाली रिएक्शन जो होती है रिवर्सिबल होती है। वाटर को आइस में कन्वर्ट कर दो, आइस को वाटर में कन्वर्ट कर दो, पर ये रिएक्शन जो होती है नॉट इजीली रिवर्सिबल। अब एक बार आपने कोल को बंद कर दिया, अब दोबारा से थोड़ी ना आप उसको वापस कोल में कन्वर्ट कर सकते हो। ऐश बनने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड बन के तो गैस इवॉल्व हो गई, वाटर इवॉल्व हो गया, रह क्या गया? ऐश रह जाएगी, तो उसको आप दोबारा से कोल में थोड़ी ना कन्वर्ट कर सकते हो। सो इट इज़ अ नॉन रिवर्सिबल रिएक्शन। नेक्स्ट पॉइंट, नो एनर्जी चेंज टेक्स प्लेस। इसके अंदर कोई एनर्जी चेंज नहीं होता, बेसिकली बहुत ज़्यादा एनर्जी चेंज नहीं होता। एनर्जी चेंज टेक्स प्लेस। फॉर एग्जांपल, बर्निंग ऑफ कोल, क्या प्रोड्यूस हो रही है? हीट प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, तो बर्निंग ऑफ कोल के अंदर हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज एंड दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज। पर यही ध्यान रखिएगा कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डिफरेंस आप इससे आइडेंटिफाई करेंगे। अब कुछ एग्जाम्पल की हेल्प से समझाती हूँ। मेल्टिंग ऑफ आइस का मैंने आपको बता ही दिया। नेक्स्ट है कटिंग ऑफ पेपर। इसमें बहुत कंफ्यूजन रहता है कि एक बार हमने पेपर को कट कर दिया, टेयर कर दिया छोटे छोटे पीसेस में, तो वो तो रिवर्सिबल हो ही नहीं सकता। बट फिर वही चीज़ है, मैंने कहा सबसे पहले कौन सा पॉइंट हमारे को ऑब्जर्व करना है, ये कि कोई नया सब्सटेंस नहीं बना। अरे पेपर का बड़ा पीस है छोटे पीस में कन्वर्ट हो गया, रहा तो पेपर ही, नथिंग न्यू इज फॉर्म। ऐसे ही
अगर आपको किसी मेटल के लिए आ जाता है कि आयरन की हमने बड़ी वायर को छोटी वायर में कन्वर्ट कर दिया, तो अब आप सोचोगे भैया ये दोबारा से थोड़ी ना जुड़ जाएगी। तो वो पॉइंट हमें बाद में देखना है कि रिवर्सिबल है नहीं, पहले हमें क्या देखना है, कोई नया सब्सटेंस तो नहीं बना। सबसे पहले ये चेक करो कि कोई नया सब्सटेंस तो नहीं बना। तो आयरन आयरन में ही तो कन्वर्ट हुआ, बड़ा पीस छोटा पीस, क्या फ़र्क पड़ रहा है उससे? तो इट रिमेन्स आयरन ओनली। नेक्स्ट है मेल्टिंग ऑफ वैक्स। वैक्स को मेल्ट कर रहे हैं, बर्न नहीं कर रहे हैं, मेल्ट कर रहे हैं। तो सॉलिड लिक्विड में, फिर उसे हम फ्रीज करेंगे वो दोबारा से सॉलिड में। मेकिंग सैलेड फ्रॉम रॉ फ्रूट्स, इसके ऊपर बहुत डिस्कशन होता है कि रिवर्सिबल है या नहीं रिवर्सिबल है। सो दिस इज ऑल्सो नॉट रिवर्सिबल, बट कोई नया सब्सटेंस नहीं बना। दिस इज ऑल्सो नॉट रिवर्सिबल, बट कोई नया सब्सटेंस नहीं बना। इसीलिए कह रही हूँ फर्स्ट पॉइंट को दिमाग में रखना है, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। अरे भाई सैलेड था, किससे बना? फ्रूट से, चाहे वेजिटेबल से बना, ठीक है, रॉ वेजिटेबल से या रॉ फ्रूट से हमने सैलेड बना, कट करके पीसेस में हमने उसको कर दिया, पर रही तो वो वेजिटेबल और फ्रूट सी, नथिंग न्यू इज फॉर्म्ड। सो दिस इज हाउ यू हैव टू आइडेंटिफाई। नेक्स्ट है केमिकल चेंज के कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे बर्निंग ऑफ कोल, मैंने अभी आपको बताया। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, कर्ड एक बार बन जाएगा, दोबारा आप उसे मिल्क नहीं बना सकते, पुराने सब्सटेंस में कन्वर्ट नहीं कर सकते, नॉन रिवर्सिबल है और नया सब्सटेंस बन रहा है, मिल्क से कर्ड बन रहा है। डाइजेशन ऑफ फूड, हमारा फूड जब डाइजेस्ट होता है, ठीक है, तो ग्लूकोज की फॉर्म में स्टोर होता है, एनर्जी मिलती है, हमारे को एनर्जी रिलीज होती है। सो इट इज़ ऑल्सो न्यू सब्सटेंसेज फॉर्म्ड और साथ में एनर्जी रिलीज हो रही है, ये वाला पॉइंट भी ये कंसिडर कर सकते हैं। एनर्जी चेंजेस टेक्स प्लेस, नॉन रिवर्सिबल, फूड एक बार डाइजेस्ट हो गया, दोबारा से रॉ फूड में कन्वर्ट नहीं हो सकता। रेस्पिरेशन, इसमें भी हमारा फूड जो होता है ऑक्सीडाइज होता है, हमारी एनर्जी रिलीज होती है। रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन को रस्ट हो गया तो वो दोबारा से आयरन में कन्वर्ट नहीं हो सकता। न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म विच इज रस्ट, ठीक है, जो रस्ट लगता है, जो ब्राउन फ्लेकी लेयर डेवलप होने लग जाती है आयरन के ऊपर, तो उसे हम कहते हैं रस्ट। तो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, ओके, गॉट इट। सो दिस इज हाउ यू कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन केमिकल एंड फिजिकल चेंज। अब इसमें एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, वो होता है बर्निंग ऑफ कैंडल वैक्स। बर्निंग ऑफ कैंडल वैक्स में कुछ फिजिकल चेंज है, कुछ केमिकल चेंज है, ठीक है। इट इज़ बोथ, इट शोज बोथ काइंड ऑफ चेंजेस। कैसे? जब कैंडल बर्न होती है, कंप्लीटली बर्न होती है, तब तो अलग ही बात है, बट पहले क्या होता है, वैक्स मेल्ट होता है, ठीक है, दिस इज अ फिजिकल चेंज, मेल्टिंग ऑफ वैक्स। बट उसके साथ जब वो बर्न भी हो रहा है तो हम उसे केमिकल चेंज भी कंसिडर करेंगे। तो कुछ हद तक वो केमिकल चेंज है और कुछ हद तक वो फिजिकल चेंज है, ठीक है। तो अगर आपको आएगा क्योंकि वैक्स मेल्ट हो रहा है तो इसलिए फिजिकल, और क्योंकि नया सब्सटेंस बन रहा है, नया सब्सटेंस क्या बन रहा है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, कोई भी फ्यूल बर्न होगा तो ये प्रोड्यूस होगा। और हीट एंड लाइट, एनर्जी चेंजेस टेक्स प्लेस। सो दिस इज अ केमिकल चेंज, ठीक है। आई होप आपको फिजिकल और केमिकल चेंज क्लियर हो गया होगा। ये चैप्टर यहाँ पर फिनिश होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, समझ में आई है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो करें। अब मैं बहुत सारी नई इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आने वाली हूँ आपके लिए। तो टिल दैट टाइम, टेक केयर, ईट वेल, स्टे हैप्पी, हैव अ नाइस टाइम, बाय, सी यू।